कि मैं सूरज नहीं जो शाम को ढल जाऊंगा, मैं वो सूरज नहीं जो शाम को ढल जाऊंगा, और मैं वो चांद नहीं जो हर रोज बदल जाऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं वो सूरज नहीं जो शाम को ढल जाऊंगा, और मैं वो चांद नहीं जो हर रोज बदल जाऊंगा। मैं एक फूल हूं आपके बगीचे का, मैं एक फूल हूं आपके बगीचे का, बिखरा के अपनी खुशबू यहीं बिखर जाऊंगा। सो इसी भावना और इसी धारणा के साथ मैं अपनी जो कविताएं हैं जो मैं लिख रहा होता हूं वो आपको प्रस्तुत करता हूं। एक फूल क्या कहता है, फूल की कुछ पंक्तियां, उसकी भावना क्या है, मैं आपको उनसे जोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका सबका मुझे उसमें सहयोग मिलेगा और आप सब उसे पसंद करेंगे। कि फूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सुंदर लगूं तो बिछड़ना पड़ता है। अब देखिए, वो फूल पसंद आता है तो अगर कहीं फूल लगे हैं तो जो सुंदर फूल होता है हम उसी को तोड़ लेते हैं, बाकी हम बात नहीं करते। कि सुंदर लगूं तो बिछड़ना पड़ता है और तेज हवा में बिखरना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक दर्द है फूल के साथ कि अगर वो उसको बिखर के जाना है, उसका जीवन बहुत छोटा है। अगर सुंदर लगूं तो बिछड़ना पड़ता है और तेज हवा में बिखरना पड़ता है। फूल की किस्मत भी अजीब है यारो, कि फूल की किस्मत भी अजीब है यारो, किसी को कदमों में तो किसी को शीश में चढ़ना होता है। तो ये आप उस फूल पे निर्भर है कि वो उसका भाग्य कहाँ लेके जाता है। जीवन में जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो एक ही शब्द का है और हम सब जानते हैं। जीवन में महाकाव्य का नाम है मां, और उस महाकाव्य को आप एक शब्द में लिखें या उसके ऊपर 1000 शब्द लिखें तो आप न तो 1000 शब्द में खत्म कर सकते हैं और आप उसे एक शब्द के अंदर भी सर्वस्व लिख सकते हैं। तो मैंने उस पर 2 ही पंक्तियां लिखी हैं। पंक्तियां बहुत छोटी सी हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कि ममता की फुलवारी मां, ममता की फुलवारी मां है दुलार की क्यारी मां। कि ममता की फुलवारी मां है दुलार की क्यारी मां, इसीलिए मुझको लगती है सबसे प्यारी न्यारी मां। इसीलिए मुझको लगती है सबसे प्यारी नारी मां। ये 2 ही पंक्तियां जिन्हें मैं अपने लिए महाकाव्य मानता हूं। बस की जो राजनीति चल रही थी इस पे इसको लेकर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं और मैं आपको उससे जोड़ना चाहता हूं। आप ध्यान दीजिएगा कि बेबस बेचारे जो थे वो बेबस ही हो गए। जितनी जो बेबसी थी मजदूरों की, वो बेचारे ऐसे हो गए उनको बस नहीं मिली। या आप इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि जिनके पास बस नहीं थी वो बेचारे बेबस हो गए। कि बेबस बेचारे जो थे वो बेबस ही हो गए, और घर जाने के अरमान जो पाले थे खो गए। बेचारे कब से सोचे बैठे थे कि अभी तो कांग्रेस पार्टी बस लाएगी, तो अभी तो कोई और पार्टी बस लाएगी, लेकिन बेचारे बेबस ही रह गए। कि बेबस बेचारे जो थे वो बेबस ही रह गए, घर जाने के अरमान जो पाले थे खो गए। कि दंगल जो मचा बस को लेके पॉलिटिक्स का, कि दंगल जो मचा बस को लेके पॉलिटिक्स में, मजदूर फिर मजबूर हो कदमों पे हो लिए। बेबस बेचारे जो थे वो बेबस ही रह गए। तो दोस्तों, बेबस थे बेचारे इसलिए उन्हें कोई राह नहीं मिली। और पहले क्या होता था, कवि सम्मेलनों में क्या हुआ करता था कि आप जब कवि सम्मेलन पढ़ रहे थे तो आप सामने श्रोता बैठे होते थे, आप उनका चेहरा देख के अंदाजा लगा देते थे। ये ऑनलाइन जब से पोएट्री शुरू हुई है, जब से काव्य पाठ ऑनलाइन शुरू हुआ है, तो अब श्रोता नहीं सरोता बैठते हैं। अब जिन लोगों को सरोता शब्द से वास्ता नहीं है, मैं बता देता हूं कि जो वो सुपारी काटने का जो औजार है उसे सरोता कहा जाता है। तो ये सारे के सारे आजकल सरोता आते हैं, जब मन करता है ज्वाइन करते हैं, कभी भी निकल लेते हैं वहां से। तो बहुत मुश्किल हो गया काव्य पाठ। आइए अब शुरू करते हैं, थोड़ा इसको हास्य की तरफ लेके जाते हैं। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं सब कुछ जो लिखा करता था वो श्रृंगार पे लिखा करता था, श्रृंगार पे भी लिखा बहुत मैंने। तो एक दिन मैंने श्रृंगार पे कुछ पंक्तियां लिखी और आप उसे हास्य का तो सौभाग्य कहें और मेरा दुर्भाग्य कहें कि मेरी पत्नी ने उनको सुन लिया। तो उस दिन से मेरा श्रृंगार रस चला गया। तो मैं आपको वो पंक्तियां पहले सुनाता हूं जिन पंक्तियों को मैं लिख रहा था, गुनगुना रहा था, मेरी पत्नी ने उन्हें सुन लिया। आप देखिए कि मैंने कुछ पंक्तियां लिखी और मैं उन्हें गुनगुना रहा था। पंक्तियां क्या थी कि मुझे याद आज भी आते हैं तेरे लाल रंग के गाल प्रिय, कि मुझे याद आज भी आते हैं तेरे लाल रंग के गाल प्रिय, और गाल पे तेरे सुंदर तिल लगता था बहुत कमाल प्रिय। कि मुझे याद आज भी आते हैं
तेरे लाल रंग के गाल प्रिय, नरेश शाम रंगीन बन जाएगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आज मैं कुछ कर पाया बीबी शर्मा जी, कि मुझे याद आज भी आते हैं तेरे लाल रंग के गाल प्रिय, और गाल पे तेरे सुंदर तिल लगता था बहुत कमाल प्रिय, और मदमस्त निराली लगती थी, मदमस्त निराली लगती थी तेरी गज जैसी चाल प्रिय। अब देखिए कवि बेचारा किन भावनाओं में कहां डूबा हुआ है, क्या होता है उसके साथ, कि मुझे याद आज भी आते हैं तेरे लाल रंग के गाल प्रिय, गाल पे तेरे सुंदर तिल लगता था बहुत कमाल प्रिय, मदमस्त निराली लगती थी तेरी गज जैसी चाल प्रिय, मदमस्त निराली लगती थी तेरी गज जैसी चाल प्रिय, तेरी नजरें ऐसा वार करे जैसे चलता हो भाल प्रिय। और इन पंक्तियों को सुनने के साथ जैसे मैंने समाप्त किया तो मुझे पीछे से आवाज आई, और मेरी पत्नी जी, हाँ हेमंत भाई, मैं इसको छोड़ के आपको बता देता हूं, इसके बाद बताऊंगा, भाभी जी जरूर सुन रही है इसको। और पत्नी पीछे से आई, उन्होंने मुझसे कहा, और वो भी क्योंकि मेरे साथ इतने सालों से रह रही हैं तो कवित्री वो भी बन चुकी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर दोबारा पढ़ा इसे, अगर दोबारा पढ़ा इसे तो हो जाओगे हलाल प्रिय। देखिए मतलब कैसे कैसे तुकबंदी और वो ढूंढ के लाई हैं कि अगर दोबारा पढ़ा इसे तो हो जाओगे हलाल प्रिय, और जो बचे हैं सिर पर थोड़े से, कि जो बचे हैं सिर पर थोड़े से वो उड़ जाएंगे बाल प्रिय। तो मित्रों उस दिन मैंने फिर सोचा कि ये तो चलने वाला काम नहीं है, तो मैंने इसको इस श्रृंगार रस को सोचा कि भाई हास्य पे आ जाता हूं। पिछले दिनों आप सब देख रहे होंगे हम नए नए शब्दों से रूबरू हो रहे हैं, आप में से किसी ने हो सकता है सुने होंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए नए नए शब्द आ रहे हैं। एक शब्द है क्वारंटीन, एक शब्द है सोशल डिस्टेंसिंग। इवन आप हैरान होंगे कि बहुत सारे लोगों ने तो शायद लॉकडाउन भी पहली बार सुना होगा। जो शब्द हैं ये शब्द अलग अलग तरह के हैं। तो मुझसे एक दिन पत्नी को ही बात को आगे बढ़ाते हैं, तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये शब्द क्वारंटीन क्या होता है, और थोड़ा उदाहरण से समझाइए, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है क्वारंटीन। मैंने बोला क्वारंटीन कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। जब घर में पोछा लग जाता है और आप हमें कह देते हो कि जब तक पोछा ना सूखे पलंग से नीचे मत उतरना, बस वही क्वारंटीन है। जैसे जितनी देर पोछा नहीं सूखता आपको वहां से नहीं निकलना, जितने दिन आपको सरकार ने कहे उससे पहले आपको जहां बैठे हो वहां से बाहर नहीं आना। तो ये क्वारंटीन समझ में आ गया। अब क्वारंटीन से तो बात खत्म नहीं, अगला शब्द जो प्रश्न उन्होंने दागा वो बोले सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, और ये भी उदाहरण से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद बीबी शर्मा जी आपके प्रोत्साहन के लिए। उसके बारे में बताइए। विनय भाई प्रणाम बहुत बहुत। विनय भाई मेरे बड़े भाई और बहुत बड़े कवि हैं, आई थिंक उनकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने बताया कि आप बताइए ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं होता, जब हमारा आपस में झगड़ा हो जाता है और दो तीन दिन बातचीत नहीं होती, तो जो हम साथ तो चलते हैं लेकिन दूर दूर चलते हैं और महत्वपूर्ण मसलों पर ही बातचीत होती है, उसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो ये भी प्रश्न में झेल गया। अब उन्होंने अगला प्रश्न दागा, फिर ये बताओ लॉकडाउन क्या होता है। अब हमने कहा लॉकडाउन ऐसा होता है, लॉकडाउन होता है जैसे विवाह, आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप सरकार के अनुसार जो सरकार आपको जितनी जितनी छूट देती है उतना ही काम करना होता है। यदि सरकार आपको बताती है बाहर जाओ तो आप बाहर जाते हैं, सरकार आपको बताती है वही आप करते रहते हो, और वो भी छूट आपको चरणों में मिलती है। तो इसी प्रकार शादी के बाद आपकी शादी हुई तो जिस तरफ धर्म पत्नी आपको जितनी जितनी छूट देती है, जिन जिन चरणों में आपको छूट देती है, उसी प्रकार से आपको व्यवहार करना होता है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आपको सूट किया होगा बहुत बहुत। तो यही इन तीनों चीजों की सच्चाई है। तो इसी तरह जो ये हालत ये है, यही हालत आज मिडिल क्लास की हो गई है कि न वो बेचारा गरीबों की तरह बाहर जाके मांग के खा सकता है, और न वो बेचारा अमीरों की तरह उसके पास इतना पैसा है कि अपनी जिंदगी चला सके। तो ये जो संकट सबसे बड़ा है, ये मैं वास्तविक भी आप लोगों से कह रहा हूं कि जो संकट सबसे बड़ा है, जो संकट काल है, ये वास्तव में जो संकट है वो मिडिल क्लास के लिए है कि उसे अपनी इज्जत भी बचानी है और उसे अपना परिवार भी बचाना, घर भी चलाना है। मिडिल क्लास में मैंने कविता लिखी है, वो आपके साथ आपको उससे जोड़ता हूं। कविता शुरू करते हैं कि सुनो हम मिडिल क्लास हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो हम मिडिल क्लास हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। छोटे से घर में बड़े बड़े अरमान लेके रहते हैं, छोटे से घर में बड़े बड़े अरमान लेके रहते हैं, दबे होते हैं उन्हीं अरमानों के तले पर कुछ न कहते। छोटे छोटे घर में बड़े बड़े अरमान लेके रहते हैं,
दबे होते हैं उन्हीं अरमानों के तले, पर कुछ न कहते हैं। आने वाले हर संकट को अपना इम्तिहान मानते हैं। आने वाले हर संकट को अपना इम्तिहान मानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। और देखिए कि हम अपना जीवन कैसे चलाते हैं। एक दिन सब बदल जाएगा, इसी विश्वास में पलते हैं। एक दिन सब बदल जाएगा, इसी विश्वास में पलते हैं, और उस एक दिन की तलाश में तमाम उम्र जलते हैं। एक दिन सब बदल जाएगा, इसी विश्वास में पलते हैं, और उस एक दिन की तलाश में तमाम उम्र जलते हैं। हम वहां भी जीत ढूंढ लेते हैं। अब देखिएगा खूबसूरती क्या है मिडिल क्लास की, कि एक दिन सब बदल जाएगा, इसी विश्वास में पलते हैं, और उस एक दिन की तलाश में तमाम उम्र जलते हैं, और हम वहां भी जीत को ढूंढ लेते हैं जहां हम हारते हैं। हम वहां भी जीत को ढूंढ लेते हैं जहां हम हारते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। और देखिए कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं पास हो कुछ, फिर भी हम हौसलों को उड़ान देते हैं। नहीं पास हो कुछ, फिर भी हम हौसलों को उड़ान देते हैं, और अपनी हिम्मत से हम हर एक मुश्किल को लगाम देते हैं। नहीं पास हो कुछ, फिर भी हम हौसलों को उड़ान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रोत्साहन के लिए, कि नहीं पास हो कुछ, फिर भी हम हौसलों को उड़ान देते हैं। अपनी हिम्मत से हम हर एक मुश्किल को लगाम देते हैं, और जिंदगी के समंदर के भंवर से हम कश्ती को बखूबी निकालते हैं। कि जिंदगी के समंदर के भंवर से हम कश्ती को बखूबी निकालते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। और देखिए क्या होता है हमारे साथ, कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता। हमारे मतलब मैं मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा हूं, और मैं स्वयं को अमीरों में नहीं रखता हूं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो कि नहीं हो बैंक बैलेंस, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद बीबी शर्मा जी, धीरज गौतम जी, हेमंत भाई, राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद चाहूंगा इन लाइनों के लिए, कि नहीं हो बैंक बैलेंस, फिर भी हम सब बैलेंस करके चलते हैं। नहीं हो बैंक बैलेंस, फिर भी हम सब बैलेंस करके चलते हैं, और सपने बड़ी कार और विदेश जाने के। आप में से बहुत लोग लिंक कीजिएगा इन लाइनों से, कि नहीं हो बैंक बैलेंस, फिर भी हम सब बैलेंस करके चलते हैं, और सपने बड़ी कार और विदेश जाने के जिंदगी भर आंखों में पलते हैं। सपने बड़ी कार और विदेश जाने के जिंदगी भर आंखों में पलते हैं। और खूबसूरती देखिएगा मिडिल क्लास की, इन अगली दो पंक्तियों में जो खूबसूरती है मिडिल क्लास की, कि सपने बड़ी कार के और विदेश जाने के जिंदगी भर आंखों में पलते हैं, और अगर टूट जाए सपना कोई अपना, और अगर टूट जाए सपना कोई अपना, अगले ही पल नया बुन डालते हैं। अगर टूट जाए कोई सपना अपना, अगले ही पल नया बुन डालते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। और अगली जो पंक्तियां हैं मैं उनका आपका ध्यान चाहूंगा, कि चाहे कितनी भी बेरंग हो जिंदगी अपनी, ये एक मिडिल क्लास ही जानता है कि उसके चेहरे की जो हंसी है वो कितनी वास्तविक है, और कितनी वो नकली हंसी वो हंसने की कोशिश करता है समाज में अपना अलग चेहरा दिखाने के लिए। कि चाहे कितनी भी बेरंग हो जिंदगी अपनी, अपने चेहरे पे नूर बहता है। चाहे कितनी भी बेरंग हो जिंदगी अपनी, अपने चेहरे पे नूर बहता है। और मुफलिसी चाहे जितनी हो गहरी, अदाओं में गुरूर रहता है। कि चाहे जितनी बेरंग हो जिंदगी अपनी, अपने चेहरे पे नूर बहता है, और मुफलिसी चाहे जितनी हो गहरी, अदाओं में गुरूर रहता है। और ध्यान दीजिएगा कि क्या कैपेसिटी है मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की। जिंदगी तुम दे दो पहेली कैसी भी, सबसे जो कैपेसिटी है एडवर्सिटीज को संभालने की, वो आज भी मिडिल क्लास में है। आज भी मिडिल क्लास ही वो सपोर्ट बन के खड़ा होता है, जिससे देश के दोनों पक्ष को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अमीर को जो सपोर्ट मिलता है और जो गरीब को सपोर्ट मिलता है वो मध्यम वर्ग से मिलता है। जिंदगी तुम दे दो पहेली कैसी भी, हम फिर भी उसका हल निकालते हैं। जिंदगी तुम दे दो पहेली कैसी भी, हम फिर भी उसका हल निकालते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास हैं, हम गम छुपाना जानते हैं।
और अंतिम दो और आपको मैं सुनाना चाहता हूं उस बारे में बातें कि नहीं आते हैं हम अमीरों में, ना हम खुद को गरीब कहते हैं। नहीं आते हैं हम अमीरों, प्रणम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, कि नहीं आते हैं हम अमीरों में, ना हम खुद को गरीब कहते हैं, और पिस रहे बीच दोनों पाटों के। हम गरीब और अमीर के बीच में पिस रहे होते हैं कि पिस रहे बीच दोनों पाटों के, बंद होठों से सब ये सहते हैं। नहीं आते हैं हम अमीरों में और न हम खुद को गरीब कहते हैं, पिस रहे बीच दोनों पाटों के, बंद होठों से सब ये सहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और आप बहुत लोग इससे जुड़ेंगे अपने आप को, कि पिस रहे बीच दोनों पाटों के, बंद होठों से सब ये सहते हैं। तो कभी इस खर्च को तो कभी उस खर्च को, हम कभी इस खर्च को तो कभी उस खर्च को अगले साल पे टालते हैं। हम कभी इस खर्च को तो कभी उस खर्च को अगले साल पे टालते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। और इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपको सौंप रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगला दर्द ही है, क्योंकि मिडिल क्लास के पास, अगर आप मिडिल क्लास के पास जाओगे तो दर्द के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर अंदर जाओगे तो मिलने वाला नहीं है। बाहर से आप मिडिल क्लास को नहीं पहचान सकते कितने दर्द में वो जीता है। जो मैंने पहले आपसे पंक्तियां कही थी कि न तो हम सरकार के दुलारे हैं और ना हमें है कोई मोहलत। आप देखिएगा, ये शक्ति भी मैं आपको बताना चाहता हूं इन पंक्तियों में क्या है मिडिल क्लास की। हमारी पावर क्या है, हमारी शक्ति क्या है जिससे हम इन सबको झेल लेते हैं। कि न तो हम सरकार के दुलारे हैं और नहीं है हमें कोई मोहलत, लेकिन हिम्मत जो पास है अपने, वो है हमारी सबसे बड़ी दौलत। न तो हम सरकार के दुलारे हैं और नहीं है हमें कोई मोहलत, लेकिन हिम्मत जो पास है अपने, वही है हमारी सबसे बड़ी दौलत। और चाहे जितनी कठिन डगर हो अपनी, चाहे जितनी कठिन डगर हो अपनी, हम उसे तय करके ही मानते हैं। चाहे जितनी कठिन डगर हो अपनी, हम उसे तय करके ही मानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। सुनो, हम मिडिल क्लास से हैं, हम गम छुपाना जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता है लॉकडाउन खुलवा दो मोदी जी। कि कोरोना से अब जल्दी से पीछा छुड़वा दो मोदी जी। कि कोरोना से अब जल्दी से पीछा छुड़वा दो मोदी जी। अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। कि कोरोना से अब जल्दी से पीछा छुड़वा दो मोदी जी। अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। और क्यों खुलवा दो ऑफिस, अब समस्या देखिए क्या है। कि धोना घर के बर्तन सब, कि धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है। कि धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है। कुकर परात अब पता चला बर्तन ये कितने भारी हैं। कि धन्यवाद बहुत बहुत राधिका जी, वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद, अर्चना जी, दीप्ति शर्मा जी, अभी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है। और कुकर परात अब पता चला बर्तन ये कितने भारी हैं। और बर्तन धो धो कर हाथों में, बर्तन धो धो कर हाथों में अब दर्द सहा ना जाता है। कि बर्तन धो धो कर हाथों में अब दर्द सहा ना जाता है। इस दर्द से मुक्ति दिलवाओगे कब, दिल मेरा घबराता है। हेमंत जी भाई कह रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चाहते ऑफिस खुले क्योंकि उनको घर बैठे ही सैलरी मिल रही है। लेकिन भाई घर में हेमंत भाई उनका भी यही हाल है जो मेरा मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। मैंने बहुत गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से बात की है, वो भी दफ्तर चाह रहे हैं, उनको लग रहा है वो बेहतर है। आप आगे सुनिएगा, आपको लगेगा कि मतलब अभी क्या हो रहा है कि मैं तो ये अपने एचआर को मैंने मेल भेजी थी कि मुझे भाई प्लीज मेरा ऑफिस खुलवा दो, 5-7 दिन मुझे आराम मिल जाएगा। और वो कॉल पे है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मेरी उसको। कि धोना घर के बर्तन सब अब मेरी जिम्मेदारी है। और कुकर परात अब पता चला बर्तन ये कितने भारी हैं। बर्तन धो धो कर हाथों से में अब दर्द सहा ना जाता है। इस दर्द से मुक्ति दिलवाओगे कब, दिल मेरा घबराता है। और ज्यादा नहीं होगा मकान जी, यही हालात हैं। आप हो सकता है सौभाग्यशाली होंगे, आपको सब करना नहीं पड़ रहा है। और कि बर्तन की मांझा मांझी से,
कि बर्तन की मांझा मांझी से अब मुझे बचा लो मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। और देखिए अगली समस्या क्या हो गई है। ये तो पहला काम है कि कपड़े धोने में तो मुझको, दोस्तों कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हो, मैं माफी चाहता हूं, उनका अभी जवाब नहीं दे पा रहा हूं। कि कपड़े धोने में तो मुझको अब है हुई महारत जी, कि कपड़े धोने में तो मुझको अब है हुई महारत जी, और इतने कपड़े धो दिन भर मुझको रहे हरारत जी। जो हरारत का मतलब नहीं समझते, गिरावट या कमजोरी को हमारी इधर की भाषा में हरारत कहा जाता है। कि इतने कपड़े धो दिन भर मुझको रहे हरारत जी, और पत्नी जी भी देख मुझे मन ही मन खुशी मनाती हैं, कि पत्नी जी भी देख मुझे मन ही मन खुशी मनाती हैं, और घर की चादर पर्दे भी मुझको पकड़ाए जाती हैं, घर की चादर पर्दे भी मुझको पकड़ाए जाती हैं, और हाथ मेरे अब हिम्मत छोड़ें, हाथ मेरे अब हिम्मत छोड़ें, इन्हें बचा लो मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। और ये उन सब के लिए जो कमेंट में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप समझिए क्या क्या परेशानी है। कोई प्लीज से मोदी तक पहुंचा दो, बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ हैं, किसी का संपर्क अगर मोदी जी से, प्लीज प्लीज मेरी कविता उन तक पहुंचाइए। कि आप समझिए समस्या खत्म नहीं होती, यहाँ समस्या यहाँ शुरू होती है। कि झाड़ू पोछा अपने घर में मुझको रोज लगाना है, झाड़ू पोछा मुझको अपने घर में रोज लगाना है, पंखे फ्रिज और डाइनिंग टेबल को भी फिर चमकाना है, झाड़ू पोछा मुझको अपने घर में रोज लगाना है, पंखे फ्रिज और डाइनिंग टेबल को भी फिर चमकाना है, घर के गमले में फिर मुझको पानी देना होता है, कि घर के गमले में फिर मुझको पानी देना होता है। और जो अगली पंक्तियां ना बहुत दर्द होता है इनमें, जो आपको सुना, ये दर्द वाली पंक्तियां, हास्य के अंदर दर्द अगर आपको पढ़ना है तो अगली पंक्ति में पढ़िएगा। कि घर के गमले में फिर मुझको पानी देना होता है, फिर ठीक से काम नहीं करते हो सुनकर ये दिल रोता है। इसके बाद भी आप कर गलत ही रहे होते हैं। कि फिर ठीक से काम नहीं करते हो सुनकर ये दिल रोता है, अब मुझको आजादी दे दो घर में कैद हो मोदी जी, कि अब मुझको आजादी दे दो घर में कैद हो मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। और दोस्तों हास्य अपनी जगह है, लेकिन इन दिनों ने जो एक और लर्निंग, एक और जो चीज सिखाई है, ये अगली जो आखिरी 4 पंक्तियां हैं, ये जितने भी महिलाएं इस मुझे सुन रही हैं, ये उन सबके जो का उनके प्रति मेरी शुक्रगुजारी की पंक्तियां हैं, उनके प्रति जो मेरा सम्मान है उसकी पंक्तियां हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। और कृपया इन पंक्तियों को इसलिए बिल्कुल मत सुनिएगा, मैंने इसलिए लिखी है कि मुझे रात में खाना खाना है। इनकी वजह यह है कि ये वास्तव में जो मुझे महसूस हुआ इन दिनों में घर रह के, ये अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता का सार है जो आप संभालिएगा। कि घर जो संभाले उन सबको अब दिल से मेरा सलाम है। ये घर रह के पता चला है कि वास्तव में हम जो सोचते हैं उसके बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं घर इस दौरान रह के। तो सुनिएगा आप कि घर जो संभाले उन सबको अब दिल से मेरा सलाम है, मैं घर रहकर समझ गया ये कितना मुश्किल काम है। कि घर जो संभाले उन सबको अब दिल से मेरा सलाम है, और मैं घर रहकर समझ गया ये कितना मुश्किल काम है। और इन सब का अब हम सब से, अब इनमें ये जो महिलाएं हैं घर की, जो पत्नी है, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि इन सब का अब हम सब से पीछा छुड़वाओ मोदी जी। क्योंकि ये आसान नहीं है उनके लिए कि हम जब घर से काम कर रहे हैं तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं कि हम तो समय वास्तव में नहीं दे पाते, लेकिन जिस तरह से महिलाएं इस परिस्थिति में कि जितने घर के लोग हैं सारे घर में हैं, उनको मैनेज करती हैं, घर के सारे काम आज भी कर रही हैं, उनका काम कई गुना बढ़ गया है। कि इन सब का अब हम सब से पीछा छुड़वाओ मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी, अब लॉकडाउन को खत्म करा ऑफिस खुलवा दो मोदी जी। तो ये कविता आनंद आपको आया होगा मुझे लगता है।